नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी जो जासूस हैं या कहें जब जिनके ऊपर आरोप अभी लग रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एक्शन तेज हो गया है। पिछले 2 हफ्ते में 9 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। एजेंसियों की सक्रियता से साफ है कि देश में जो इस तरीके के काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसकी एक डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले आज की बड़ी खबर, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा आपको बता दें। संभल की जामा मस्जिद से जुड़ी हुई खबर इस वक्त आ रही है। मस्जिद के सर्वे के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है। संभल की जिला अदालत में सर्वे का केस आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर करते हुए यह फैसला दिया है और कहा है कि मुस्लिम कमेटी ने जो 19 नवंबर 2024 में सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उसे कम से कम अभी खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सर्वे को लेकर पिटीशन दाखिल हुई थी हाईकोर्ट में, उसको कम से कम खारिज किया गया है। एक बार फिर से जरा आपको याद दिला देता हूं कि यह मुद्दा पूरा क्या है, क्यों विवादों में है संभल की जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष का यहां पर दावा है कि मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। 1526 में श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था, ऐसा हिंदू पक्ष जो है वो दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को अतिक्रमण बताकर अपील की कि कोर्ट के आदेश अनुसार दूसरा सर्वेक्षण उसका हो। दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई। हिंसा के बाद विवाद है, वो तकरार जो है वो लगातार चल रही है। उसके ऊपर कई सारी हमने देखा है कि किस तरीके से तनाव के भी कई सारे दिन वहां पर रहे हैं। देखिए, जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई थी, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो चीज समझा वो आदेश पारित कर दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। आज ये याचिका खारिज की गई है वहाँ से, तो अब आगे क्या तैयारी है? देखिए, अगर कमेटी कुछ बात कहती है तो उसके हिसाब से चला जाएगा। कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बात नहीं, निचली अदालत में शुरू हो जाएगी कार्रवाई। तो अब आगे कार्रवाई यहाँ संभल से ही करेगी शायद। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है कि निचली कोर्ट में कार्रवाई जारी हो तो जारी हो जाएगी, इसमें हम पैरवी करेंगे। संभल की जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और मस्जिद कमेटी को यानी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जो सर्वे का फैसला था उसको सही ठहराया है और कहा है कि ये कानून द्वारा बाधित नहीं था। हमारे साथ हिंदू पक्ष की तरफ से जो पेश होते हैं विष्णु शंकर जैन, वो हैं। विष्णु जी, किस तरह देखेंगे इस फैसले को? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि जब ये कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया था एक्स पार्टी, तो एक देश में एक ऐसी बात रखी गई थी और मुस्लिम साइड ने भी और मस्जिद कमेटी ने भी साइड बात रखी थी कि लॉ के प्रोविजंस का वायलेशन किया गया है, कोर्ट ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया है और एक ऐसा रूप देने की कोशिश की गई कि गलत ढंग से ऑर्डर एक ही दिन में पिटीशन फाइल हुई। आपको याद होगा कि एक ही दिन पिटीशन फाइल हुई और एक ही दिन ऑर्डर हो गया, ये कैसे हो सकता है। और मैं उस समय से बात कहता आ रहा था कि कोर्ट को ये पावर है ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 सीपीसी में कि कोर्ट सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी नियुक्त कर सकती है। सर्वे कमिश्नर, जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी नियुक्त होते हैं। सिर्फ लॉ का मैंडेट ये है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे मौका मुआयना करने जाएंगे तो दोनों पक्षों को साथ लेके इन्फॉर्म करके दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका मुआयना करेंगे। ये लॉ का मैंडेट है। लॉ का मैंडेट ये नहीं था कि सर्वे कमिश्नर नियुक्त हो, इसके लिए सुनवाई होना मैंडेटरी है। ये गलत बात पूरे जगह फैलाई गई थी और यही बात जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही और इस माध्यम से जो उनकी याचिका थी उसको खारिज किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था, उस स्टे को भी कोर्ट ने वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहाँ पे ट्रायल प्रोसीड करेगा। इसमें बीच में एक अड़चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक आदेश पारित किया था और ये कहा था कि जो सर्वे की रिपोर्ट है 19 नवंबर और 24 नवंबर की, उसको सील कवर में रखा जाए। तो उसके लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आएंगे और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगेगी कि वो सील कवर खोला जाए और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट आगे ट्रायल में प्रोसीड करे। लेकिन एक और बड़ी बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जब मामला चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी, कहा था कि जो इस तरह के मामले हैं वो फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी इंटरिम ऑर्डर या कोई प्रभावी आदेश जारी नहीं होगा। तो ऐसे में उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मद्देनज़र हाई कोर्ट का ये जो फैसला है
वो किस तरह से आपको प्रभावित नहीं, करेगा? या देखिए पहली बात है, आपको समझना पड़ेगा कि हर केस अपने फैक्ट्स पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल के केस में, अगर आपको याद होगा, 19 नवंबर के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच ने ये दिशा निर्देश दिया था कि इस मैटर को हाई कोर्ट डिसाइड करे। तो जो आप 12 दिसंबर के ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक इस केस में ऑर्डर है। उन्होंने कहा है कि आप इसके रिवीजन पिटीशन को डिसाइड करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, संभल के केस में सुप्रीम कोर्ट का और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होता है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, दोनों पक्ष इस बात को मानते हैं। और जो प्लेस एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होती है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए से ये एग्जेम्प्टेड है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आप साफ कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है वो आगे बढ़, ट्रायल कोर्ट है वो आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, स्टे वेकेट कर दिया है और इसका अर्थ यह है कि अब ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा और जो भी आगे लीगल प्रक्रिया है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की, इश्यूज फ्रेम करने की, एविडेंस लीड करने की, वो ऑनरेबल सिविल जज और सीनियर डिवीजन चंदौसी के सामने की जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट आना ही पड़ेगा, क्योंकि सील कवर में रखने का आदेश है। तो मैंने उस बात को, मैंने बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, मैंने बात कहा कि जो सील कवर का आदेश है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा और उसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट आएंगे, क्योंकि अब प्रपोजिशन ऑफ लॉ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही कंक्रीट फैसला दे दिया। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला है, लेकिन अभी भी इस मामले में इस फैसले को पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अगला फैसला न दे दे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। चलते हैं सीधे, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणवीर के पास। रणवीर, ये जो खबर है इसको लेकर कम से कम वहां पर संभल के अंदर प्रशासन भी काफी मुस्तैद होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से जो वहां पर गहमा गहमी है वो बढ़ जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे 19 नवंबर को संभल की अदालत ने ये कहा था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा था कि जो जामा मस्जिद है वो दरअसल हिंदू हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई एक इमारत है, जिसको 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। पहले फेज़ का सर्वे 19 नवंबर को हुआ, जिस दिन कोर्ट का आदेश हुआ था उसी दिन शाम को, और अगला जो फेज़ था वो 24 नवंबर को हुआ और उसी 24 नवंबर को इतनी बड़ी हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और बहुत बड़ा विवाद हुआ था। इस वजह से अब कोर्ट का ये जो आदेश है हाई कोर्ट का, यह हाई कोर्ट का आदेश जाहिर है प्रशासन के लिए अब एक नए सिरे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है, बहुत लंबी है। मामला क्या है इसको ज़रा शॉर्ट में समझा देते हैं आम आदमी जिसको समझ सके कि संभल में एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद को लेके हिंदू पक्ष ने ये कहा कि ये हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर होने की वजह से कोर्ट, जो संभल की अदालत है, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई कराए, एएसआई से सर्वे कराए। उसी एएसआई के सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन सर्वे का काम हुआ और इस बीच मुस्लिम पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए हैं इसलिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और जब तक हाई कोर्ट इस मामले में रिवीजन पिटीशन पे कोई फैसला नहीं दे देता तब तक लोअर कोर्ट के आदेश पर स्टे रहेगा। तो यानी कि जो सर्वे का काम था वो रुक गया था। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो हिंदू पक्ष का दावा है वो मेंटेनेबल है, यानी कि इसको सुना जा सकता है। तो नए सिरे से लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और फिर से अगर कोर्ट कमीशन या सर्वे का काम है वो हो सकेगा। इस वजह से हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क की, यानी कि जो आरोप अब कुछ लोगों के ऊपर भारत में लगे हैं कि वो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। एक के बाद एक 9 लोगों को इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसमें यूट्यूबर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से लेकर यूट्यूबर्स तक का एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर अब आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए देश के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग यहां पर गिरफ्तार हुए। अगर सबसे पहले जिसका सबसे पहले नाम आया और उसके बाद थोड़ी सनसनी फैली, हरियाणा से अगर हम बात करें, हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, अच्छी खासी फॉलोइंग है इनकी यूट्यूब पर, इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद देविंदर सिंह ढिल्लो, कैथल हरियाणा से ये भी हैं, इनको हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब आपको लिए चलें जहां पर गजाला खातून को मलेरकोटला से गिरफ्तार किया गया। यामीन मोहम्मद खुद मलेरकोटला के ही हैं पंजाब में, उनको गिरफ्तार किया गया। मुर्तज़ा अली जलंधर पंजाब के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। नू में अगर हम बात करें तो मोहम्मद अरमान हैं जो नू हरियाणा से ही आते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। नौमन इलाही जो हैं
उससे पहले मोहम्मद तारिफ की अगर बात करूं तो ये भी नूह से आते हैं, और नौमन इलाही जो है वो पानीपत हरियाणा से, यानी कि हरियाणा और पंजाब से 9 लोगों को जो गिरफ्तार कुल मिलाकर किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि ये जो मोहम्मद शहजाद हैं ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, इनको भी यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और इसी के बीच आपको ये बता दें कि इन लोगों के ऊपर अब आरोप लगा है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके संपर्क में थे। अब कोर्ट में केस चलेगा और समझ में आएगा कि क्या इन पर जो आरोप हैं वो सिद्ध होते हैं या नहीं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, जरा आपको बता देते हैं, सीधे खबर तक लिए चलते हैं। हरियाणा के नूह में जासूसी के आरोप में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के नूह में 2 दिन से ये दूसरी गिरफ्तारी है। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 कर्मचारियों समेत 3 के खिलाफ केस चल रहा है। आरोपी के मोबाइल में कुछ डेटा जो है वो डिलीट पाया गया है और जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैट के बारे में भी पता चला है। हरियाणा और पंजाब में जासूसी के आरोप में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये जो खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें कि किस तरीके से एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसके साथ एक और खबर इस वक्त आ रही है, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौमन जिनको गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर जो पुलिस के कम से कम इस वक्त खबर पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनसे समझ में आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि नौमन पाकिस्तान के हैंडलर से बातचीत का खुलासा हुआ है। इकबाल और नौमन के बीच बातचीत के वॉइस चैट्स हैं। नौमन को लोकेशन भेजने को कहा गया था। नौमन के पास 6 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। तो क्या क्या खबर अभी तक सामने आई है, सूत्रों ने हमें क्या बताया है, जो हमारे पास वॉइस चैट आई हैं उनको जरा आपको बता देते हैं और बताते हैं कि क्या कम से कम पुलिस नौमान को लेकर दावा कर रही है। इसमें जो पहली चैट है जिसमें कहा जा रहा है, साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई क्या गलती है, आप बैठे हो मेरे लिए, इस तरीके की कुछ बातचीत उनके बीच में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से इकबाल काना नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि इसका हैंडलर है, और कहा गया है कि उसने फिर जवाब दिया कि तू मेरा काम कब करेगा, आर्मी के 2 प्रिंट दे, ऐसा इकबाल काना नौमान से कहता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने जवाब दिया कि 2 दिन, बस जनाब 2 दिन का मुझे वक्त दे दीजिए, इस तरीके की कुछ बात उनसे हुई है। और उसके बाद फिर इकबाल काना उससे कहता है कश्मीर जाओ और कैंट के फोटो लेकर आओ, इस तरीके की बातचीत जो है वो कम से कम पुलिस का आरोप है कि इन दोनों के बीच में है, जिसमें नौमान का जवाब आता है कि जी जनाब, और उसके बाद इकबाल काना जो कि उसका हैंडलर पाकिस्तान ने बताया जा रहा है वो कहता है बहुत बढ़िया, यानी कि गुड। अब हरियाणा के जासूसी के आरोप में सबसे ज्यादा हरियाणा से गिरफ्तारी हुई, इसके बारे में आपको जरा थोड़ा और विस्तार से बता दें कहां कहां पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। नूह की अगर जिले की बात करें तो 2 गिरफ्तारी वहां से हुई है, एक हिसार से, कैथल से एक, पानीपत से एक व्यक्ति को उठाया गया है और पंचकुला में भी एक गिरफ्तारी हुई है। यह हरियाणा का कम से कम पुलिस जो कह रही है कि उन्होंने पूरे एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है 6 लोगों को गिरफ्तार करके। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के हर चेहरे के बारे में जरा थोड़ा सा और बता दें जिनके ऊपर अब आरोप इस वक्त लग रहे हैं। ये आरोप जैसे मैंने कहा पुलिस लगा रही है, एजेंसीज ने इनके ऊपर आरोप लगाया है और अब अदालत में इनके ऊपर केस भी चलाया जाएगा। नौमान इलाही जिनकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगा। इनकी हमने आपको जो पुलिस के तौर पे जो बताया गया बकौल पुलिस की चैट भी सामने आई है, उसके बारे में भी आपको बताया। नौमान इलाही पर जो पुलिस का आरोप है, हरियाणा पुलिस की जो CIA विंग है उसने इनको गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इनका जो हैंडलर है वो ISI का कोई इकबाल काना बताया जा रहा है, जिसके लिए जासूसी कर रहे थे, इनके ऊपर आरोप लगाया गया। सेना की गतिविधियां और ट्रेनों की टाइमिंग के बारे में इनसे जानकारी ली जा रही थी जो इन्होंने भेजी। पिता की मौत के बाद पासपोर्ट बनवाने का काम करता था नौमान। पंजाब हरियाणा में एजेंट्स के नेटवर्क को बढ़ाने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी, इस तरीके का इसके ऊपर आरोप लगाए। 6 भाई बहनों में सबसे छोटा ये भाई है, बाकी सबकी शादी हो चुकी है। ये अभी इसकी अभी शादी नहीं हुई है। घर पर रोक टोक करने वाला इसके ऊपर कोई नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। बुआ और मौसी पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान आने जाने में इसको कोई असुविधा नहीं है और इसी वजह से इसको इस नेटवर्क में लाया गया और इसको कम से कम नेटवर्क में रिक्रूट करा गया, इस तरीके की बात कही जा रही है। मुकेश मेरे सहयोगी ये पूरी जानकारी दिल्ली जो पुलिस के सूत्र हैं अपने वहां से लेकर आ रहे हैं। मुकेश, ये पाकिस्तान के जो स्पेशल 9 है इनके ऊपर गंभीर आरोप पुलिस लगा रही है,
क्या सबूत पुलिस जुटा रही है कि इनके खिलाफ एक वाटर टाइट केस बनाया जा सके? देखिए, जो सभी 9 लोग पकड़े गए हैं उनमें तो एक तो ज्योति मल्होत्रा है, जिसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हैं, क्योंकि वो यूट्यूबर है और उसने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन जाने के दौरान बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एक हैंडलर जो है दानिश नाम का, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी में अधिकारी था और अब वापस भेज दिया गया है, वो भी वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं ये सभी खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद जो स्टेट की पुलिस है उसने इन्हें गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो मोबाइल है, लैपटॉप है, इनका जो पूरा और जो गैजेट्स हैं वो सारे गैजेट्स जब्त कर लिए गए हैं, जिसमें कुछ अहम सबूत मिले हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि ये लोग अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए लगातार जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं उनके संपर्क में थे और उनके कहने पर लगातार यहाँ से जानकारियाँ भेज रहे थे। ये भी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है कि पहलगाम हमले के पहले, पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के समय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये लगातार पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थे और यहाँ क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारियाँ लगातार यहाँ से ये भेज रहे थे। तो अलग अलग राज्यों से लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। 4 लोग पकड़े गए हैं पंजाब से और 5 पकड़े गए हैं हरियाणा से, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अब तक की जाँच में ये मालूम चला है कि पाकिस्तान ये कोशिश में है कि जो भारत के बड़े यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको अपने ट्रैप में लिया जाए और इनके जरिए पाकिस्तान की छवि जो है वो सकारात्मक की जाए। इस कोशिश में भी पाकिस्तान लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा है कि विवाहित बेटी तभी आश्रित मानी जाएगी जब वो साबित करे कि वह मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। यह फैसला उन मामलों के लिए नजीर बन सकता है जिसमें आश्रित मुआवजे को लेकर विवाद देखने को अक्सर मिलता है। यह मामला राजस्थान का है, जहां पर 17 साल पहले 55 वर्षीय एक महिला की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिस पर मृतका की बूढ़ी मां और विवाहित बेटी ने मुआवजे की मांग की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जरा एक बार विस्तार से आपको बता दें। आश्रित मुआवजों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे का मामला, बूढ़ी मां का मुआवजा दावा जो है वो स्वीकार किया गया है। विवाहित बेटी का मुआवजा दावा खारिज किया गया है। विवाहित बेटी हो सकती है कानूनी प्रतिनिधि, और यह भी कहा गया है कि विवाहित बेटी को साबित करना होगा कि उसकी निर्भरता कैसे थी। बूढ़े माता पिता की देखभाल बच्चों का कर्तव्य है और इसी वजह से जो उस माँ है उसको मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। वहीं जो विवाहित बेटी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पहले ये खारिज करते हुए कहा है कि आपको पहले ये बताना होगा कि कैसे आप उन पर निर्भर थी। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 26 जनवरी 2008 को सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। राजस्थान में पारस शर्मा नाम की महिला की मौत हुई थी। रोडवेज की बस ने दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी, जिसके बाद वो कुचलकर उनकी मौत हो गई थी। मृतका की बूढ़ी मां और विवाहित बेटी ने मुआवजे का दावा किया था। मोटर दुर्घटना ट्राइब्यूनल ने माना कि दोनों कानूनी वारिस ट्राइब्यूनल में जो 15.97 लाख रुपए का मुआवजा है उसका आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने विवाहित बेटी को मुआवजा घटाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विवाहित बेटी की निर्भरता साबित नहीं होती है। हाईकोर्ट ने बूढ़ी मां का मुआवजे का दावा जो है वो भी खारिज कर दिया था। बूढ़ी मां विवाहित बेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जुड़ रही हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस फैसले से क्या जो टेक अवेज हैं, बड़ी बात क्या है जो आगे आने वाले इस तरीके के जो मामले हैं उसको प्रभावित करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल वापस से मैं कहूंगी कि वापस से दोहरा दिया कि जो आश्रित व्यक्ति है उसको अगर कोई भी क्लेम करते हैं वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत, तो सिर्फ आपको उनका वारिस होना है। जो व्यक्ति जिसके देहांत हो गया या जिसको कोई बहुत ज्यादा गहरी चोट आ गई, तो अगर उसका परिवार जो है उससे उनकी जो जिंदगी है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि वही रोटी कमाने वाला व्यक्ति होता है या घर को संभालने वाला, तो उसके अंदर ऐसे केसेस में क्या होता है जब क्लेम फाइल करते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर, तो जो भी लीगल एयर्स होते हैं या जो भी उनके ऊपर आश्रित होते हैं वो अपने क्लेम को फाइल करते हैं।
तो इस केस में जो है बिल्कुल इस बात को दोहरा दिया है कि सिर्फ लीगल एयर होना ही काफी नहीं है, आपको आश्रित होना भी ये बताना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जो महिला है जिसका जो देहांत हो गया था, अगर उसकी माँ ने अगर अपना मुआवजा मांगा है ये कह के कि देखिए मैं तो उसके ऊपर अपनी बेटी के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित थी, बेटे पे या बेटी पे किसी पे भी मैं पूरी तरह से आश्रित थी, तो मुझे जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो बूढ़ी माँ है वो लीगल एयर भी है, यानी कि वारिस भी है, और उसके साथ साथ जो है वो आश्रित भी है। परंतु जो बेटी है, इसके अंदर जो बेटी है वो विवाहिता है। तो अगर मैं आपको इनहेरिटेंस लॉज के बारे में बात करूं, जहां पर किसी भी पति की संपत्ति के बारे में जब बात करी जाती है, तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेटियां हैं उनको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए अपने पिता की संपत्ति के अंदर, चाहे वो दादा लाई हो, चाहे वो अपनी सेल्फ अक्वायर्ड हो। पर इस केस के अंदर एक जो बहुत बड़ी बात, जो बहुत बड़ा पहलू जो कोर्ट ने बताया है वो ये है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बेटी है भले वो वारिस है, अपनी माँ की वारिस है, जिस माँ का देहांत हो गया रोडवेज की एक्सीडेंट से, बस से, परंतु वो एक विवाहिता महिला है। तो अब जो उसका निर्वाह भत्ता जो यानी कि मेंटेनेंस जो प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो उनके पति पर बनती है। या वो खुद क्या कमा रही हैं कि नहीं कमा रही हैं, कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं, क्या कमाती है क्या नहीं कमाती, तो सिर्फ ये कहना कि मैं उनकी एक बेटी हूं और मैं विवाहिता हूं परंतु मेरे को मुआवजा भी मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम के अंदर, अपने विवेक के अंदर ये बात कह दी है। इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो मैरिड महिला है, जो विवाहिता महिला है, उसकी जिम्मेदारी उसके पति या परिवार के ऊपर होगी, पति के परिवार के ऊपर होगी। बिल्कुल। उस महिला को ये साबित करना पड़ेगा कि तो मैं क्या आपसे ये भी समझ सकता हूँ, इनकम नहीं, तो ये भी अगर मैं आपसे इस पे दूसरा सवाल ये पूछूं कि एक बात इससे ये भी साफ होती है कि अगर आप खुद विवाहित हैं तो भी आपके माता पिता आप पर आश्रित हो सकते हैं। आप विवाहित महिला हो सकती हैं लेकिन आपके माता पिता आप पर आश्रित माने जा सकते हैं। अगर उनका रिटायर्ड हैं, बूढ़ी उम्र के हैं, तो वो तब भी आप पे आश्रित माने जा सकते हैं। बिल्कुल माने जा सकते। देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि हाल ही के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर एक बेटी को कहा था कि आप अपने जो है अपने पिता की संपत्ति के अंदर तो अधिकार मांग रही हैं, पर और ये कह रही कि मैं शादीशुदा हो गई तो मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, पर आपकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप विवाह हो गया तो भी विवाह करके ऐसा नहीं कि आपका अपने परिवार के साथ में नाता टूट गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मांग सकते हो, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारियां भी हैं वो भी आपको निभानी पड़ेगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने अपने जो बुजुर्ग माँ बाप है उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके लिए आपने क्या काम किए, वो सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि बड़ी खबर है और इसका असर बहुत तरीकों से बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा, आने वाले केसेस पर भी पड़ेगा, ना सिर्फ मोटर व्हीकल पर एक्ट के अंदर जो केसेस हैं बल्कि और जिस तरीके के जो विवाद होते हैं ज़मीन और आश्रित और वारिसों को लेकर, उस पर भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्र सरकार के विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जिन सांसदों को चुना गया था उन पर अनबन दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आरोप है कि सांसदों के नाम देते वक्त उनसे पूछा तक नहीं गया। इसे लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत से बातचीत की हमारे सहयोगी राम राजेश शिंदे ने। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सांसद अरविंद सावंत जी हमारे साथ में है। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है जो कि एमई की तरफ से बुलाई गई है, तो क्या उसमें मीटिंग में नहीं, एमई की तरफ से नहीं बुलाई गई, पहले गलतफहमी मत निकालो। हमारी एक्सटर्नल अफेयर स्टैंडिंग कमेटी है, ओके, उसकी ऐसे हफ्ते में एक बार 15 दिन में एक बार तो मीटिंग होती रहती है, वही मीटिंग है, वो नई बात नहीं है। ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय वहाँ आते ही रहते हैं। आज भी उसी तरह मीटिंग बुलाई है। अब ये जो युद्ध हुआ है उसके बारे में परराष्ट्र जो हमारा विदेश डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ जानकारी मिलेगी और जानकारी दे देंगे, ऐसी अपेक्षा है, बाकी कुछ नहीं हो सकेगा। तो ये भी बताएंगे कि हम क्यों जा रहे हैं पद्मवी जी, ये जो हम टीम लेकर अभी सभी राष्ट्र भी जा रहे हैं उसकी वजह क्या है वो भी बता सकते हैं। आप पार्टी का क्या स्टैंड है आपका? हमारा क्या स्टैंड है, हम भी, मैंने कहा ना, काली बिल्ली ने आड़े जाने के लिए, भाई प्रयास कर रहे हो करते रहो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हम विश्व गुरु कहते हैं। हाँ। और हमारी यूनाइटेड नेशन में भी हमारी भारत का प्रतिनिधित्व होता है वहाँ, तो देश की भूमिका पूरे विश्व को पता है ना। हाँ। भाई पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में हमारी जो भूमिका है वो पूरे विश्व को पता है। हम जाकर क्या करने वाले हैं ये नहीं पता है हमें अभी।
तो विश्व जानता नहीं था क्या? बुरा उस बात का लगा कि हम विश्व गुरु कहते रहे, हमें लगा कि पूरा राष्ट्र हमारे साथ में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ में है। जब समय आया तब पता चला कि कोई नहीं साथ में आया। उल्टा तुर्की तो हमारे खिलाफ लड़ा, एक इस्राइल छोड़कर बाकी कोई राष्ट्र नहीं आया। अमेरिका के तो राष्ट्राध्यक्ष ने तो और भी बड़ी अलग भूमिका ले ली, उन्होंने तो राष्ट्र युद्ध ही रुकवा दिया, फिर कहा मैंने न्यूक्लियर युद्ध भी रुकवा दिया, वही करते रहे। तो कितना सही है कि सभी सांसदों को बाहर सभी देशों में लिया जा रहा है और वहाँ के देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको जानकारी दी जा रही है। चलो कर भाई, मैंने कहा ना बिल्ली जैसा आड़ा नहीं, चलो करो, ये भी एक प्रयास है, कर लो, फिर बाद में पता चलेगा उसका क्या फल मिल निष्पत्ति होती है। आज क्यों बोले बुरी बात करे, जा रहे दोनों, जा रहे हैं ना, उन्होंने तय कर लिया। लेकिन ये तय करते समय जैसे आपने पहले भी युद्ध के समय एक बैठक बुलाई थी सभी पार्टियों की, उसी तरह बैठक बुला लेते और कहते कि हमने ये नया कदम उठाना है और उस कदम में भी सभी पार्टियां हमें समर्थन करे, पार्टियों की तरफ से एक एक प्रतिनिधि दिया जाए। तो पार्टी के प्रमुख को पूछना चाहिए था, तो वो पूछा नहीं गया, वो सही नहीं हुआ। अच्छा, तो ये प्रतिनिधि पार्टी ने नहीं दिए, उन्होंने चुन उन्होंने खुद ब खुद चुन लिए हैं। अच्छा। भैया यही तो बात है ना, उन्होंने खुद ब खुद चुन लिया ना। वैसे भी कहूँ तो मैं भी दल का नेता हूँ, लोकसभा के शिवसेना दल का नेता हूँ, राज्यसभा में हमारे संजय राउत साहब नेता है वहाँ के, दोनों दलों के दोनों सदनों के प्रमुख है हमारे राउत साहब ना, उनको भी पूछा पता था, पूछना क्या, पता ही नहीं था ना। अब जब अखबारों में आया तो पता चला कि हम चुन लिया गया है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी का नाम फिर कैसे आ गया अचानक? हमें नहीं मालूम, उन्होंने कुछ कैसे चुना, उनको सवाल पूछना चाहिए, हमें पूछने से कुछ नहीं, हमारी बहन है, जा रही, चलो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन आज की जो मीटिंग होगी तो उसमें अमेरिका के दखल अंदाजी है और इन सभी बातों के ऊपर क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण होना जरूरी है। अपेक्षा कर रहे, देखते अभी पता नहीं मीटिंग में क्या होगा। वैसे भी आप जानते हो कि ऐसी मीटिंग को कॉन्फिडेंशियल समझा जाता है, तो हम उसके ऊपर बात भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो है पार्टियों को पूछा नहीं गया था, जिस तरह से जो कि डेलीगेशन बनाया गया है सभी वर्ल्ड में, कुछ देशों में, यूरोप के लिए, तो उसमें प्रियंका चतुर्वेदी का नाम दिया था, लेकिन पार्टी को, शिवसेना यूबीटी पार्टी को पूछा नहीं गया था। ये नाराजगी स्पष्ट रूप से जताई गई है अरविंद सावंत की तरफ से। कैमरामैन सत्यम के साथ रामराज शिंदे, एनडीटीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनका माफीनामा खारिज कर दिया है और कहा है कि जिस तरीके से आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया, विवादित बयान दिया, उसके ऊपर लगातार घमासान मचा हुआ है। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर अभी फिलहाल जो रोक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है और कहा है कि एसआईटी इसकी जांच करेगी। तो जरा मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप पब्लिक फिगर हैं, शब्दों का जो चयन है उस पर ध्यान देना चाहिए। देखेंगे माफी कैसे मांगी। माफी कई तरीकों से मांगी जाती है। कई बार लोग मगरमच्छ के आंसू वाली माफी मांगते हैं, कभी कभी परिणाम से बचने के लिए लोग माफी मांगते हैं, कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफी मांग रहे हैं। माफीनामा मंजूर नहीं है, कानून अपना काम करेगा। आप पहले गलती करते हैं, फिर कोर्ट चले आते हैं। जिस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया वो सोच से परे है। आपके अंदाज से नहीं लग रहा कि आप जरा भी लज्जित हैं जो आपने बातें कही हैं उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ यह भी फैसला दिया है कि जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बने। 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी से मांगी गई है। तीनों अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। एसआईटी में एक महिला अफसर को शामिल करना होगा। 3 आईपीएस जो अधिकारी हैं वो मंत्री के बयान की जांच करेंगे। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए, आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।